वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द क्रूसिबल, जिसको लिखा है आर्थर मिलर ने। आर्थर मिलर 20th सेंचुरी के एक अमेरिकन प्लेराइट, एसेइस्ट और स्क्रीन राइटर हैं। आर्थर मिलर को दो प्लेस की वजह से अमेरिकन लिटरेचर में एक अहम मुकाम मिला। उनमें से पहली प्ले जो है वो है डेथ ऑफ अ सेलमैन, जो कि उन्होंने 1949 में लिखी, और दूसरी प्ले है द क्रूसिबल, जिसको उन्होंने 1953 में लिखा, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। द क्रूसिबल जो प्ले है तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस है, जो कि 1600 में पेश आया था। लेकिन ये प्ले जो है ये 1950 के अमेरिका के हालात की अक्कासी करता है, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह हम इसको अमेरिकन सोसाइटी के साथ रिलेट करेंगे। तो 1962 में ऐसा होता है कि ईस्टर्न मैसाचुसेट्स में एक गांव होता है सैलम। वहाँ पे कुछ आदमियों और कुछ लड़कियों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग विच क्राफ्ट में यानी जादूगरी वगैरह में इन्वॉल्व थे, और फिर इस तरह उन लोगों का ट्रायल किया जाता है और उन लोगों को सज़ाए मौत दी जाती है। तो आर्थर मिलर ने इस इवेंट को लिया है और इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है द क्रूसिबल प्ले में। तो आर्थर मिलर ने सैलम ट्रायल्स के बारे में अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा, और उस इवेंट ने इनकी ज़िंदगी को बहुत इन्फ्लुएंस किया, और इन्होंने सोचा कि मैं ज़रूर इस पे एक प्ले लिखूंगा। तो जब 1953 में क्रूसिबल को न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया गया, तो आर्थर मिलर ने उस मौके पे कहा कि सैलम के जो ट्रायल्स हैं वो हमारे पास हिस्ट्री में एक ऐसा ड्रामा है जिसका एक प्रॉपर बिगिनिंग है, मिडल है और एंड है। अब ये प्ले जो है तो ये एक एलिगरी है, क्योंकि ये अमेरिका में 1950 में जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के खिलाफ जो कैंपेन चली थी उसकी अक्कासी करती है। एलिगरी उस चीज़ को कहते हैं जिसकी हम मुख्तलिफ मानी ले सकते हैं या जिसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं। तो बज़ाहिर द क्रूसिबल जो है ये एक हिस्टोरिकल इवेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, लेकिन डीप डाउन ये अमेरिकन सोसाइटी पे क्रिटिसिज्म है, और ख़ासकर उन लोगों पे जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के ख़िलाफ़ थे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है मैकार्थाइट और दूसरा है हाउस ऑफ अन अमेरिकन एक्टिविटीज़। तो 1950 के अराउंड सेनेटर मैकार्थी जो है वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के ख़िलाफ़ एक सख्त कैंपेन स्टार्ट करते हैं अमेरिका में, और उस एरा को मैकार्थीज़म कहा जाता है, क्योंकि मैकार्थी जो है वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पोलराइज करता है। और उस टाइम एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ कमेटी, और इस कमेटी का मकसद ये होता है कि जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया होता है कि ये कम्युनिस्ट है या इसके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ताल्लुकात है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती थी। और ये भी बताया जाता है कि आर्थर मिलर को भी इस कमेटी में बुलाया गया था। अब ये क्रूसिबल जो है तो ये हमारे पास एक्सप्लोर करती है मास हिस्टेरिया की टीम को, डेंजर ऑफ आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म एंड मोरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्केपगोटिंग एंड बिट्रायल। तो जब हम इस प्ले को स्टडी करेंगे तो आपके जहन में ये सारी थीम्स क्लियर हो जाएंगे, और आप लोगों पे ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि इस प्ले को हम अपनी सोसाइटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्ले के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस प्ले का जो प्रोटागोनिस्ट हमारे पास है वो है जॉन प्रॉक्टर। जॉन प्रॉक्टर जो है तो वो एक ज़हीन और काबिल फार्मर होता है, और उसकी वाइफ होती है एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर। इसके अलावा हमारे पास एक कैरेक्टर होता है एबिगेल विलियम्स। अब एबिगेल का जो कैरेक्टर है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो विच क्राफ्ट का इशू होता है तो उसमें एबिगेल का बहुत बड़ा हाथ होता है, और एबिगेल का जॉन प्रॉक्टर के साथ इलिसिट रिलेशनशिप भी होता है कुछ टाइम के लिए। फिर इसमें हमारे पास है जॉन हेल। जॉन हेल जो होता है तो ये एक प्रीस्ट होता है जिसके पास विच क्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर है गवर्नर डैनफोर्थ। जब सैलम विलेज में ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे इस गवर्नर को भी बुलाया जाता है। मेरी वैरन जो है तो ये जॉन प्रॉक्टर के घर में काम करती है। फिर हमारे पास है सैमुअल पेरिस। तो सैमुअल पेरिस जो है वो सैलम विलेज में जो चर्च होता है उसका प्रीस्ट होता है या उसका बड़ा होता है।
फिर हमारे पास है थॉमस पटनम। थॉमस पटनम जो है तो ये एक मालदार शख्स होता है जो कि बहुत ही एरोगेंट होता है। गाइल स्कोरे ये एक आम आदमी होता है और प्रॉक्टर का दोस्त होता है। इसके अलावा सारा गोट जो है ये एक फीमेल होती है और टिटूबा जो है ये एक स्लेव होती है। तो इन सब के रोल्स जो है तो हम अब आगे और भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जब प्ले स्टार्ट हो जाती है तो हमें ये बताया जाता है कि सैलम विलेज में कुछ लड़कियां जो है वो बीमार पड़ गई हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि मतलब ये क्या बीमारी है इन पे। अब इन बीमार लड़कियों में सैमुअल पेरिस की बेटी बेटी भी होती है। सैमुअल पेरिस जो होता है जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो चर्च का प्रीस्ट होता है। उसने एक दिन पहले अपनी बेटी को कुछ लड़कियों के साथ नंगा नाचते हुए पकड़ लिया था और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब है। अब पेरिस जो है तो उसका ये ख्याल है कि ये लोग जो है ये विच क्राफ्ट कर रहे थे, ये मैजिक में इन्वॉल्व थे। और जब पेरिस अपनी बेटी को वहाँ से पकड़ कर लाता है तो उसके साथ उसकी नीस एबिगेल भी होती है। जिस टाइम पेरिस अपनी बेटी को उन लड़कियों के साथ पकड़ता है तो उसमें पेरिस की नीस एबिगेल भी होती है। अब एबिगेल का नाम आपने याद रखना है क्योंकि इसका बहुत बड़ा किरदार है इस ड्रामे में। मिस्टर पेरिस जो होता है तो वो इस बात पे श्योर होता है कि ये विचक्राफ्ट है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो मिस्टर हेल को बुलाएगा ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करे। तो उस मौके पे जॉन प्रॉक्टर आ जाता है। और जॉन प्रॉक्टर जो है तो वो सैमुअल पेरिस को बताता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि अगर तुम मिस्टर हेल को बुलाओगे तो उस वजह से ऑफिशियल लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसकी बात मिस्टर पेरिस नहीं मानता और वो मिस्टर हेल को सैलम विलेज में बुला लेता है। तो ये बात सुन के मिस्टर प्रॉक्टर जो है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मिस्टर पेरिस जो होता है तो वो अपनी हठधर्मी में मिस्टर हिल को बुला लेता है। और फिर कुछ दिन बाद जॉन प्रॉक्टर को अपनी जो नौकरानी है मेरी वेरन उसके ज़रिए पता चलता है कि सैलम में ट्रायल्स शुरू हो गए हैं और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। और हालात इस कदर ख़राब हो जाते हैं कि अगर एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी पे इल्ज़ाम लगाए कि मेरा पड़ोसी विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व है तो ऑफिशल्स आके उसको ले जाते और उसको कैद कर देते क्योंकि उनको विचक्राफ्ट से बहुत डर लग रहा था उस टाइम। तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि मिस्टर हिल जो है वो मिस्टर प्रॉक्टर के घर भी आ जाता है और उससे सवाल और जवाब करने की कोशिश करता है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो जॉन प्रॉक्टर है तो उसके खिलाफ कुछ लोग होते हैं। मिस्टर पेरिस जो है तो वो भी जॉन प्रॉक्टर के साथ एग्री नहीं करता। इसके अलावा सेलेम का जो मालदार आदमी होता है थॉमस पटनम तो वो भी प्रॉक्टर के खिलाफ होता है। तो इसलिए जब मिस्टर हेल आता है जॉन प्रॉक्टर से तो वो जॉन प्रॉक्टर की क्रिश्चियनिटी के बारे में उससे सवाल करते हैं कि वाकई तुम क्रिश्चियन हो कि नहीं हो। जिस तरह के हमारी सोसाइटी में लोगों से ये सवाल किया जाता है कि क्या तुम सही मुस्लिम हो या सही मुस्लिम नहीं हो। फिर एक सीन ऐसा होता है जिसमें मिस्टर पेरिस जो है वो अपनी नीस एबिगेल विलियम को कन्फ्रंट करता है और वो उससे ये सवाल करता है कि 7 महीने पहले तुम जो थी वो जॉन प्रॉक्टर के घर में काम करती थी, लेकिन फिर उन्होंने आपको निकाल लिया है और अब 7 महीने हो गए हैं किसी और ने आपको अपने घर में नहीं रखा, तो उसकी क्या वजह है। तो देखिए उसकी वजह तो एक ये होती है कि एबिगेल जो है तो वो एक शातिर लड़की होती है और उसका जॉन प्रॉक्टर के साथ इलिसिट रिलेशनशिप होता है। तो उस वजह से जब जॉन प्रॉक्टर की वाइफ को पता चलता है तो वो लोग एबिगेल को वहाँ से निकाल देते हैं। और जो मिस्टर पेरिस की बेटी होती है बेटी, तो बेटी भी एबिगेल विलियम पे इल्ज़ाम लगाती है कि जिस टाइम हम लोग डांस कर रहे थे जो नेकेड डांस ये लोग कर रहे थे तो उस टाइम एबिगेल विलियम जो थी वो ब्लड पी रही थी। तो इसका मतलब ये है कि एबिगेल विलियम का इस विच क्राफ्ट में कुछ ना कुछ तो हाथ था। फिर एक सीन ऐसा आता है जिसमें मिस्टर प्रॉक्टर जो है जॉन प्रॉक्टर जो हमारा प्रोटागोनिस्ट है वो मिस्टर पटनम को और मिस्टर पेरिस को कन्फ्रंट करता है और बाकियों की तरह मिस्टर पटनम भी मिस्टर पेरिस के क्रिश्चियन होने पे सवाल उठाता है
और वो उसे कहता है कि तुम सैबत मीटिंग में नहीं आते और इसकी क्या वजह है। अच्छा, अब क्रिश्चियनिटी में जो है उसमें एक कॉन्सेप्ट है सैबत मीटिंग का। मतलब एक दिन मुख्तस होता है जिसमें क्रिश्चियन जो है वो चर्च जाते हैं और वहाँ पे इनकी मीटिंग होती है। तो मिस्टर पटनम जो है वो मिस्टर प्रॉक्टर को कहता है कि तुम चर्च नहीं आते, इसकी क्या वजह है, क्योंकि मैंने तुम्हें सैबत मीटिंग में भी नहीं देखा था। तो मिस्टर प्रॉक्टर जो है वो उसको एक बहुत अच्छा जवाब देता है। वो कहता है कि जो हमारा प्रीस्ट है यानी मिस्टर पेरिस, वो हमेशा दोज़ख की बात करता है, वो हमेशा खुदा के गुस्से की बात करता है। उसने कभी सही मानों में क्रिश्चियनिटी की बात की ही नहीं, तो मैं क्यों ऐसे चर्च में तशरीफ़ लाऊं। अब देखिए, अब आप इसको भी अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी प्रीस्ट है तो वो इररिलेवेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, वो खुदा के गुस्से की बात करते हैं, लेकिन वो सही मानों में रिलीजन की बात नहीं करते। तो प्रॉक्टर जो है वो मिस्टर पटनम को और मिस्टर पेरिस को इस बात पे कन्फ्रंट करता है कि तुम लोग इस तरह कर रहे हो तो इसलिए मैं चर्च नहीं आता। इसके अलावा वो मिस्टर प्रॉक्टर ये बात भी कहता है कि तुम जब तकरीर करते हो तो तुम उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट की बात करते हो, और फाइनेंशियल बेनिफिट वो वाला कि जिसमें लोग जो हैं वो चर्च को चंदा दें, वो चर्च को पैसे दें। तो गोया के मिस्टर प्रॉक्टर जो है वो से ये बताता है कि तुम हमेशा अपनी फ़ायदे की बात करते हो चर्च में। फिर हमें मिस्टर प्रॉक्टर के घर का सीन बताया जाता है जिसमें वो अपनी वाइफ एलिज़ाबेथ को कन्फ्रंट करता है और उससे कहता है कि देखो, तुम अभी मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाओ या अभी तुम मुझे जज मत करो। यानी एलिज़ाबेथ को तो पता चल चुका होता है कि मिस्टर प्रॉक्टर का एबिगेल के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन था, लेकिन अभी जो है मिस्टर प्रॉक्टर भी गिल्टी फील करता है और उसे अपनी गलती का अंदाज़ा है। अच्छा, अब इसका एक दूसरा एंगल भी है, क्योंकि मिस्टर प्रॉक्टर को तो ये अंदाज़ा हो चुका होता है कि एबिगेल किसी न किसी तरीके से जो विच क्राफ्ट है इसको हवा दे रही है और लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही है। तो इसलिए मिस्टर प्रॉक्टर के ज़हन में तो ये बात होती है कि मैं किसी न किसी तरीके से एबिगेल को गलत साबित करूं, लेकिन एक डर उसके ज़हन में ये भी होता है कि उसने एबिगेल के साथ इमोरल सेक्स भी किया होता है, तो उस वजह से वो डर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो प्रॉक्टर का फ्रेंड होता है मिस्टर गाइल, तो गाइल जो है वो मिस्टर हेल को यह बताता है कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती है। तो दूसरे दिन जो है ऑफिशियल आके उसकी बीवी को ले जाते हैं और उसको कैद कर लेते हैं। मिस्टर गाइल जो है वो इस बात पे बहुत खफा होता है कि मैंने तो अपनी वाइफ पे विच होने का इल्ज़ाम लगाया ही नहीं था, मैंने सिर्फ यह कहा था कि मेरी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती है। तो इस तरह आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह एक मामूली से इवेंट को एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उन लोगों को भी कैद किया जाता है जिसका इसके साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो मिस्टर प्रॉक्टर होता है वो अदालत आ जाता है। अदालत यानी वो जगह जहाँ पे कोर्ट लगी होती है और जहाँ पे लोगों को सज़ाई दी जाती है। अच्छा, अब इसमें फ़नी बात ये होती है कि जो आदमी ये बात एक्सेप्ट करे कि हाँ, विच क्राफ्ट रियल है और हाँ, मैंने दूसरे लोगों को ये चीज़ें करते हुए देखा है, तो उन लोगों को छोड़ दिया जाता था और जिन पे वो लोग इल्ज़ाम लगाते तो उन लोगों को अंदर कर लिया जाता था। तो इस तरह मतलब हर कोई दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तो मिस्टर प्रॉक्टर जो है वो अदालत आ जाता है और वहाँ पे जो गवर्नर है मिस्टर डैनफोर्थ, उसको ये इस बात पे कन्विंस करता है कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ये सब कुछ झूठ है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो लोग इसके साथ एग्री नहीं करते। और उस टाइम मिस्टर पेरिस जो है तो वो अगेन मिस्टर प्रॉक्टर के रिलीजन पे सवाल उठाता है और कहता है, सच अ क्रिश्चियन दैट विल नॉट कम टू चर्च बट वंस इन अ मंथ, कि ये कैसा ईसाई है जो कि सिर्फ एक दिन जो है वो चर्च में आता है और बाकी दिन गायब रहता है। अब वहाँ पे एबिगेल विलियम भी मौजूद होती है और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एबिगेल विलियम का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है और एबिगेल विलियम बहुत से लोगों पे इल्ज़ाम भी लगाती है कि ये भी इन्वॉल्व था, ये भी इन्वॉल्व था। इसके अलावा इससे पहले एबिगेल विलियम जो है तो वो मिस्टर प्रॉक्टर की वाइफ पे इल्ज़ाम लगाती है कि इसकी वाइफ ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी और उसकी इल्ज़ाम में और इस वजह से मिस्टर प्रॉक्टर की वाइफ को भी अंदर कर लिया जाता है। तो मिस्टर प्रॉक्टर जो है वो मिस्टर डैनफोर्थ और बाकी सबके सामने कहता है कि एबिगेल विलियम जो है वो एक होर है। तो वो लोग ये सुन के हैरान रह जाते हैं और मिस्टर प्रॉक्टर जो है तो वो सबके सामने ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा एबिगेल विलियम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था।
अब इसमें अहम चीज़ ये है कि क्रिश्चियनिटी में भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जो इलिसिट अफेयर है तो उसकी ममानियत है। तो मिस्टर प्रॉक्टर जो है वो अपनी कैरेक्टर की परवाह ना करते हुए एबिगेल विलियम को एक्सपोज कर देता है। लेकिन अब मसला ये होता है कि जो मिस्टर डैनफोर्थ होता है या वहाँ पे जो और लोग होते हैं तो वो मिस्टर प्रॉक्टर की बात को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि मिस्टर प्रॉक्टर जो है वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो मिस्टर प्रॉक्टर को कहते हैं कि तुम चुप रहना और उसकी बीवी को बुलाते हैं और उसकी बीवी से पूछते हैं कि क्या आपका जो शौहर है क्या ये एक अच्छा आदमी है या इसने कभी जो एक्स्ट्रा मैरिटल काम है वो भी किए हैं। तो अब उसकी वाइफ जो है उसको तो पता होता है कि मेरा हस्बैंड का उसके साथ ताल्लुक था, लेकिन उस टाइम वो आउट ऑफ सिंपैथी ये बात कह देती है कि नहीं मेरे हस्बैंड तो ऐसे नहीं है। तो अब जो जज होता है और जो मिस्टर डैनफोर्थ होता है अब उनको जो है मिस्टर प्रॉक्टर जो है वो झूठे लगने लगते हैं। अब उसकी वाइफ ने तो झूठ बोला होता है और मिस्टर प्रॉक्टर ने सच बोला होता है, लेकिन वहाँ मामला उल्टा हो जाता है। तो इस तरह वो लोग एबिगेल विलियम को इनोसेंट कंसिडर करते हैं और मिस्टर प्रॉक्टर को वार्निंग देते हैं कि अगर तुम विचक्राफ्ट को एक्सेप्ट करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मतलब उसे ये कहते हैं कि तुम बस ये एक्सेप्ट कर लो कि हाँ विचक्राफ्ट रियल है और मैंने इसको होते हुए देखा है या मैंने किसी और को देखा है जो कि इस काम में मुलविस था, तो हम आपको जाने दे देंगे। अब मिस्टर प्रॉक्टर जो है तो वो तो पहले ये सोचता है कि हाँ मैं ऐसा कर लूँगा और बस ये लोग मुझे छोड़ देंगे, लेकिन उसका ज़मीर जाग जाता है और वो कहता है कि नहीं मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं जब उसको फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है तो जो डैनफोर्थ है और जो बाकी लोग हैं तो वो मिस्टर प्रॉक्टर को कहते हैं कि खैर है अब भी तुम्हारे पास मौका है, लेकिन वो कहता है नो, आई हैव गिवन यू माई सोल, कि मैंने तो तुम्हें अपनी रूह दे दी है, लीव मी माई नेम, लेकिन मेरा नाम मुझसे मत छीनो। मतलब प्रॉक्टर जो है वो बेगैरती की ज़िंदगी नहीं गुजारता और वो एक बहादुर आदमी की तरह मौत का सामना कर देता है और वो दूसरों की तरह किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाता। अब इस प्ले में जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर सबसे अहम है क्योंकि जॉन प्रॉक्टर का जो कैरेक्टर है वो एक मॉरल एम्बिगुइटी में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक तरफ तो उसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल काम किया होता है जिस पे उसे अफ़सोस होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सोसाइटी में जो कुछ हो रहा होता है उस चीज़ को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरीके से इस चीज़ में सोसाइटी की मदद करे। तो वो बेचारा एक 2 एक्सट्रीम्स में फँस चुका होता है और जिस तरह ये प्ले हमारे पास प्रोग्रेस करती जाती है तो प्रॉक्टर जो है तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर मुझे अपनी सोसाइटी की हेल्प करनी है तो मुझे अपने आप को भी एक्सपोज करना पड़ेगा और एबिगेल विलियम को भी एक्सपोज करना पड़ेगा, जो कि उसके कैरेक्टर को एक आला मुकाम पे ले जाती है। तो चलिए अब इस प्ले को कंक्लूड करते हैं। तो जो स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि इस प्ले में हमारे पास जो थीम होता है मास हिस्टेरिया, तो ये आपने देख लिया ना कि किस तरह मतलब एक झूठे इवेंट से पूरे इलाके में अफवाह फैल जाती है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है और एक बंदा जो है वो किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है, दूसरा बंदा दूसरे पे लगा रहा होता है और एक खौफ की फ़िज़ा कायम हो जाती है। और इस तरह हम आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज़म को भी देखते हैं कि किस तरह जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं जो कि रिलीजन को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस तरह मिस्टर पेरिस हो गया, थॉमस पटनम हो गया, तो वो रिलीजन को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं और दूसरे के रिलीजन पे सवाल करते हैं। अब ये प्ले जो है तो ये हमारे पास रियलिटी को भी क्वेश्चन करती है और द पावर ऑफ अथॉरिटी टू डिफाइन द नेचर ऑफ द रियल, और ये हमें ये बताती है कि जो रियलिटी होती है उसको शेप करती है पावर, यानी जिसके हाथ में पावर होता है वो रियलिटी को शेप कर देता है। जिस तरह इस प्ले में जो जज होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, उनके पास पावर होती है और वो लोगों से ये बात मनवा लेते हैं कि हाँ विचक्राफ्ट रियल है। मतलब वो उन लोगों को छोड़ते हैं कि जो जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो विचक्राफ्ट जो है वो रियल है, लेकिन जो प्रॉक्टर होता है वो इस बात को मानने से इनकार करता है। वो कहता है कि विचक्राफ्ट सिरे से है ही नहीं और इस तरह उसको कैद कर दिया जाता है, उसको फांसी दी जाती है। इस प्ले का सबसे अहम कोड जो जॉन प्रॉक्टर बोलता है
लास्ट में मतलब जब ये लोगों से कहते हैं कि तुम कन्फेस कर लो, लेकिन वो कहता है आई लाइक नॉट टू स्पॉइल देयर नेम्स, आई स्पीक माई ओन सिन, कि मैं सिर्फ अपनी गुनाहों की बात करूंगा, मेरा कोई भी काम नहीं है कि मैं दूसरों पे इल्ज़ाम लगाऊं। आई कैन नॉट जज अनदर, मैं किसी को भी जज नहीं कर सकता। आई हैव नो टंग फॉर इट, कि मेरा सिर्फ अपने आप के साथ काम है, मैं सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हूँ। ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है कि मैं किसी पे ये इल्ज़ाम लगाऊं कि ये चोर है, ये चोर नहीं है। तो ये थी आर्थर मिलर की एक शानदार प्ले, जिसका प्लॉट एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग प्लॉट है, और उम्मीद है कि आपको ये प्ले समझ में आई होगी। और अब आप इस प्ले को जो है अमेरिका के 1950 में जो रेड स्केयर अमेरिका में था, यानी लोग जो थे वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के ख़िलाफ़ थे, तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह आर्थर मिलर जो है उसने ये प्ले एक एलेगोरिकल फॉर्म में लिखा है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।